हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 7 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले इतिहास और राज्यव्यवस्था से संबंधित संपूर्ण अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ भारत का भूगोल से अध्याय 6 तक भी हमने कवर कर लिया है और इन सभी वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, पीने की पानी की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है दुग्ध उत्पादन। ध्यान रखना है, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जिसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है, मिश्रित खेती क्या होती है? नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, या फिर दो या दो से अधिक शस्यों का एक ही खेत में उगाना, या फिर पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान रखना है, मिश्रित खेती वह खेती होती है जहाँ पर पशुपालन के साथ साथ खेती की जाती है, कृषि की जाती है। अर्थात यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं कि मिश्रित खेती क्या होता है। लोग सोचते हैं कि कई प्रकार का जो अलग अलग, जैसे कि गेहूँ कर रहे हैं तो उसमें कुछ अलग से उसमें अलग से कोई दूसरा फसल लगा दिए तो वो मिश्रित खेती है। ऐसा नहीं है। जैसे होता है कि अब मटर लगा रहे हैं तो मटर में देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सरसों भी लगा देते हैं, तो लोग समझते हैं कहीं मिश्रित खेती है। नहीं, ये मिश्रित खेती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, पशुपालन और साथ ही साथ कृषि जो करते हैं, शस्य जो उत्पादन कर रहे हैं, इन सब दोनों को क्या कहते हैं, एक साथ करने को ही कहते हैं मिश्रित खेती। ठीक है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है, कृषि की वह पद्धति जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, ध्यान रखना है, केवल दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित होती हैं चीज़ें, या फिर डेयरी उद्योग को इसमें सम्मिलित किया जाता है। मिश्रित खेती ये कहलाता है। इस प्रकार फसलों उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो वह मिश्रित कृषि की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, भैंसों की वह कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? मुर्रा, भदावरी, सुरती या फिर टोडा? सही आंसर है सुरती। ध्यान रखिएगा, भैंसों की सुरती नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। यह भैंस प्रमुख दुधारू नस्ल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल की भैंस भी पाई जाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। बाकी मुर्रा के बारे में याद रख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पंजाब में, पंजाब के क्षेत्रों में ये मुर्रा जो भैंस है ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा सवाल है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1960, 1970 या फिर 1980? ध्यान रखिएगा, सही आंसर है यहाँ पे 1960 ईस्वी। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1960 में। कहाँ किया गया था? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ये किया गया था। 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम से किया गया था। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत भी माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, 1960। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं को चारा उपभोग
कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। सवाल है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं को चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? ऑप्शन दे रखा है, बांध कर आहार खिलाने से, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके, या फिर पशुओं को मैदानों में ले जाकर चराने से, या फिर हार्मोन सेवन के द्वारा। आसान से ऑप्शन से दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। पशुओं के चारे की गुणवत्ता में वृद्धि तथा इसमें पोषक तत्वों में वृद्धि करके चारे की मात्रा कम होने पर भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? सवाल क्या है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं? रबी या खरीफ? खरीफ और जायद, केवल रबी और केवल खरीफ। आप इससे पकड़ सकते हैं, शीत ऋतु की बात हो रही है। शीत ऋतु में हम लोग कौन सी फसल लगाते हैं? खरीफ लगाते हैं, जायद लगाते हैं, या फिर सिर्फ खरीफ रबी लगाते हैं, या फिर सिर्फ खरीफ लगाते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप शीत ऋतु से पकड़ रहे हैं तो सही आंसर क्या होगा? केवल रबी। शीत ऋतु में हम लोग रबी फसल लगाते हैं, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो देखेंगे कि शीत ऋतु में ही वहाँ पे ला करके वर्षा कराती हैं उत्तर भारत में, है ना, तो वहाँ पे देखेंगे ये रबी फसल के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी फसलों के उत्पादन में सहायक होती हैं। चूँकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत में वर्षा करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ से भारत में भी वर्षा होती है, पाकिस्तान में भी होता है, और कुछ अफगानिस्तान के भी क्षेत्रों में होती है। सवाल ऐसा पूछा जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कौन कौन से देशों में वर्षा होती है? तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये भी आपको याद रखनी है, ये वर्षा, ये जो होता है ना, ये पश्चिमी डिस्टर्बेंस या आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करती है, ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियाँ किससे संबंधित है? भेड़ पालन, लामा का पालन लालन पोषण। ठीक है, लामा एक तरह का भेड़ का ही प्रकार है। वैसे ये लामा जो है ना, ये ऊँट का जो परिवार है ना, उससे ये बिलोंग करता है लामा। ठीक है, तो ये लामा का लालन पालन पोषण के बारे में बात हो रही है, जो कि वैसे लामा पूछा जाए कि ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ये आपको याद रखनी है। लामा जो है ना, ये पशु है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। एक है कुक्कुट पालन और एक है आपका कपास सूत की खेती। तो पूछा क्या आपसे? पूछा है बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसे कुछ गतिविधियाँ किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन में आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भेड़ पालन। ठीक है, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी गतिविधियाँ भेड़ पालन से संबंधित है। भेड़ें मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती हैं, है ना, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन। बाकी ये इसके बारे में पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक पशु है जो कि ऊँट के परिवार से संबंधित है ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला दे रखा है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की है। ये भी दोनों सही है या फिर कोई भी नहीं? तो देखिए, अब बात करें यहाँ पे तिलहन के फसल के संबंध में, तो जो पहला दे रखा है ना, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, बिल्कुल ही सही है। ये तिलहन का खासियत है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तिलहन में कौन कौन सा आता है? जैसे मूंगफली है, सरसों है ना, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, अलसी है, सूरजमुखी है। तो ये सब देखेंगे कि भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। तिलहन मतलब जिसे तेल प्राप्त होता हो। ठीक है,
और बी कथन कह रहा है कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। बिल्कुल ही सही है, याद रखनी है, तिल उत्तर भारत में खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ठीक है, जबकि अरंडी खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती हैं। अरंडी जो होती है ना, वो खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती हैं। लेकिन तिल के बारे में याद रखना है कि ये उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उत्तर भारत में खरीफ की फसल इसलिए क्योंकि ये खरीफ के मौसम में से लगाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में देखेंगे तो ये रबी के मौसम में लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही कथन है यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? सवाल कह रहा है, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? सिंपल सा सवाल ये कह रहा है कि मान लेते हैं कोई गेहूँ है या फिर धान है, उसे काट करके उसे संरक्षित करना चाहते हैं, सुरक्षित संग्रह करना चाहते हैं, तो उसमें ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है वो कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो फिर उसमें पता चलेगा कि वो ख़राब हो गया, अकुर गया या फिर फूल गया, तो कुछ नई तरह बीमारियाँ फिर आना शुरू हो जाएंगी, गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। तो आर्द्रता क्योंकि पानी का अंश रह जाएगा उसमें, तो कह रहा है कितने % से अधिक पानी नहीं होना चाहिए? 14%, 16%, 18%, 20%। तो ये आपको याद रखनी है कि खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या है? ये ऑप्शन 14%। आप लोगों को कमेंट करके बतानी है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, आपको कमेंट करनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? मलाया से या फिर ब्राज़ील से या वेनेजुएला से या फिर इंडोनेशिया से? तो याद रखनी है, रबड़ अमेजन बेसिन जो कि ब्राज़ील में है, ये में जंगली रूप में उगाए जाने वाला हेविया ब्राज़िलियस वृक्ष के दूध को जमा कर प्राप्त किया जाता है, जिसके बीज वर्ष 1876 में पारा यानी कि ब्राज़ील से ये भारत में लाए गए थे और 1895 ईस्वी में दक्षिणी केरल की पहाड़ी ढलानों पर ये लगाए गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है ना, रबड़ अमेजन बेसिन में जंगली रूप से उगाए जाने वाले हेविया ब्राज़िलियनेसिस वृक्ष के दूध को जमाकर प्राप्त किया जाता है। इसके बीज वर्ष 1876 में पारा यानी कि ब्राज़ील में है ये, वहाँ से ये भारत में लाए गए थे और 1895 में दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढलानों पर इसको लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है किस प्रकार की हैं? ओल्ड चेक्स, कुर्गस, अरेबिका या फिर कैंटस? ये क्लास 10th में आपको मिल जाएगा ये सवाल, है ना। तो याद रखना है, भारत में कॉफ़ी या फिर जिसे कहवा कहते हैं कि 2 प्रजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कौन कौन? एक अरेबिका और दूसरा रोबस्टा। ध्यान रखनी है, भारत में कहवा की 2 प्रमुख प्रजाति पाई जाती हैं, अरेबिका और दूसरा है रोबस्टा। यहाँ उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में जो होती हैं वो अरेबिका की होती हैं। अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से अफ्रीका के इथोपिया देश का पौधा है, ये वही अफ्रीका से था, वहीं से लाया गया था। अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से अफ्रीका के इथोपिया देश का पौधा है, आपको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से 2 प्रमुख प्रजाति यहाँ पे उगाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, अरेबिका। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है कि मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। दोनों सही है, फिर कोई भी सही नहीं है। तो आप देखेंगे कि मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, मोटे अनाज में जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? मोटे ही अनाज है। इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में देखने को मिलती हैं। ठीक है,
तो याद रखना है, पहला कथन सही दिख रहा है। बी कथन है कि ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, ये भी सही है, दोनों सही है, सही आंसर है सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है, चावल तो है, गन्ना भी है, कपास भी है, गेहूं नहीं है, गेहूं रबी का फसल है। सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आते हैं, जबकि रबी फसलों के अंतर्गत आप देखेंगे तो गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी आदि प्रमुख रूप से उगाई जाती है यहाँ पे भारत में। खरीफ फसलों के लिए उष्णकटिबंधीय एवं रबी फसलों के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु लाभकारी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। सवाल है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखा है तिरुचिरापल्ली में, भुसावल में, सहारनपुर में या फिर पुणे में। तो याद रखनी है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पे स्थित है। यह केले के उत्पादन वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, फसल सुधार एवं फसल संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, आपको याद रखनी है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये फसल उत्पादन, फसल को सुधार करना और फसल को संरक्षण करना, इन सब चीज़ों पर यह कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है ये ऑप्शन तिरुचिरापल्ली में अर्थात तमिलनाडु में। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख सकते हैं जैसे कि कॉफ़ी बोर्ड है, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दिख रहा है, कॉफ़ी बोर्ड पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, रबड़ बोर्ड पूछा जाता है, चाय बोर्ड पूछा जाता है ना, तंबाकू बोर्ड पूछा जाता है, मसाला बोर्ड पूछा जाता है, और एक है आपका अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड शायद पूछा जाता है, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर देख लीजिए मसाला बोर्ड। ठीक है, तो मसाला बोर्ड आपको कोच्चि में देखने को मिलेगा जो कि केरल में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, कोच्चि में। तंबाकू का पूछ लिया जाए तो ये गुंटूर में है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये तो आपने बता दिया ना, केरल में है ये। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है ये है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, ये तो कर्नाटक में आप लोग तो जानते ही हैं। रबर बोर्ड ये कोट्टयम जो कि केरल में है, कोट्टयम, कोट्टा जैसे पढ़ें आप, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा एक बार, कोट्टयम जो भी होगा। और एक है आपका चाय बोर्ड जो कि कोलकाता में है, कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये केरल में है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से इसको याद रखिएगा। मसाला बोर्ड कोच्चि में है, तंबाकू बोर्ड का गुंटूर में है जो कि आंध्र प्रदेश में है, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्टयम केरल में है, चाय बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, चले अगला सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं 15 की तरफ। चलिए सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो अब देखेंगे कि दक्षिण भारत के जो भी राज्य है वहाँ पे इलायची का उत्पादन किया जाता है थोड़ा बहुत भी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जो उड़ीसा है यहाँ पे नहीं होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट में क्या रखना है, अगर कोई दक्षिण भारत का राज्य है तो ठीक है, अगर दक्षिण भारत का कोई राज्य नहीं है तो उसका आंसर वही होना चाहिए। ठीक है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक बिल्कुल सही है यहाँ पे, उड़ीसा इसका गलत आंसर है, यहाँ पे इलायची का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, मसालों का शहर अब कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, बड़ी इलायची के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इलायची दो प्रकार की होती है, छोटी इलायची है ना, और एक होता है बड़ी इलायची। तो छोटी इलायची जो होती है वो ग्रीन कलर का होता है, और बड़ी इलायची जो होता है वो देखेंगे तो ब्राउन कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है, जो कि मसाला वगैरह में दिया जाता है। जब थोड़ा सा बनाना होता है, क्या स्पाइसी बनाना होता है तो उसमें हम लोग डालते हैं, और जब खुशबू वाला बनाना होता है, जैसे कि आप देखते होंगे खीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, छोटी इलायची डालते हैं। तो बड़ी इलायची मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है, ये आप याद रखना है इसको। ठीक है, इस प्रकार उड़ीसा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलायची सिर्फ पूछा गया था, बड़ी इलायची नहीं पूछी गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
बड़ी या छोटी तो नहीं पूछी गई थी, सिर्फ इलायची पूछी गई थी, इसीलिए इसका उड़ीसा सही आंसर है। अगर ऑप्शन में सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी होता तो भी वो सही ही होता, क्योंकि सिर्फ इलायची पूछा था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सामान्य तापमान तथा भारी वर्षा? नहीं, भारी वर्षा की जरूरत नहीं होती है, भारी वर्षा चावल के लिए होती है। आर्द्र तापमान और भारी वर्षा, फिर से भारी वर्षा दे रखा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। भारी वर्षा सिर्फ कहाँ चलेगा आपके पास? ये चावल के लिए, धान के लिए, ठीक है। हल्का बारिश से भी काम से चल जाता है गेहूं का। आर्द्र तापमान और सामान्य वर्षा, चलो ठीक है, सामान्य वर्षा है यहाँ पर, है ना, तो इसे हम लोग सही मान सकते हैं। आगे क्या दे रखा है? लेकिन यहाँ पर लिखा है आर्द्र तापमान, है ना, तो आर्द्र तापमान की जरूरत नहीं होती, सामान्य तापमान से भी काम चल जाता है, सामान्य वर्षा से भी काम यहाँ पे चलने वाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब देखेंगे ठंड के मौसम में इसको उगाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा, तो डी ऑप्शन सही है यहाँ। देखिए दे रखा है यहाँ पर, गेहूं के उगते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय सामान्य वर्षा 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान की आवश्यकता होती है, और फसल पकते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग मौसम की ज़रूरत होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? कंद, प्रकंद, घनकंद, राजोफोर? तो इसे कहते हैं प्रकंद। याद रखिएगा, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। अदरक जो कि इंग्लिश में से जिंजर कहते हैं, का तना जो मिट्टी में उगता है तथा खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद यानी कि राइजोम कहलाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अदरक के साथ साथ आप देखेंगे तो हल्दी भी प्रकंद के ही उदाहरण है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जाहिर सी बात है, मानसून के प्रारंभ होने के साथ ही खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है अंत होने पर, ये कभी नहीं होगा। फिर है उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, ये सही हो सकता है, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून कहा जा रहा है, जबकि भारत में देखेंगे जो मानसून जो निर्भर है भारत, वो किस पर निर्भर है? दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है, ठीक है, जो कि केरला के तट पर 1 जून को पहुंचता है। फिर है उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर अंत में और यहाँ प्रारंभ में, तो प्रारंभ में ही लगा दी जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। याद रखनी है, खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती हैं। और इसमें कौन कौन सा खरीफ फसल के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पहले ही बताए थे, चावल है, ज्वार है, मक्का है, कपास है, मूंग है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्ष भर, उड़द, गेहूं, राई या फिर मक्का? तो मक्का देखेंगे कि एक प्रमुख नकदी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है, जबकि गेहूं तो आप देखेंगे शीतोष्ण जलवायु की फसल है तथा उड़द शुष्क जलवायु की फसल है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? सवाल है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन दे रखा है खरीफ, रबी, वार्षिक या फिर मौसमी। तो याद रखना है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद शीतकाल के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसलें बोई जाती हैं। ये फसलें मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होती हैं, है ना, सिंचाई पर निर्भर होती, वर्षा पर निर्भर नहीं होती हैं। कौन सी फसल? रबी फसल। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो गेहूं, मसूर, सरसों आदि फसलें लगाई जाती हैं। सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, रबी फसल। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा। तो याद रखना है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदान पहाड़ी से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है।
अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। सवाल है, निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। दक्कन ट्रैप, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, सुंदरवन का डेल्टा। गरम मसालों के लिए तो याद रखना है, एक तो पहला कि गरम मसालों का फसल जो ज़्यादातर देखने को मिलेगा दक्षिण भारत में मिलेगा, और वो भी देखने को मिलेगा मालाबार तट पर, ठीक है, जो कि कर्नाटक और केरल के एरिया में फैला हुआ है ना। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से है ना। तो ये वाला जो तट है वो है आपका मालाबार तट, और ये वाला तट है आपका कोरोमंडल तट, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा तो आप आगे देखेंगे, इधर आगे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन मालाबार तट। ध्यान रखिएगा, मंगलुरु से कुमारी अंतरिम तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत फैली हुई तटीय मैदान मालाबार तट कहलाती हैं। नारियल, चावल, सुपारी, केला एवं गरम मसाले यहाँ प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं मालाबार तट के क्षेत्रों में, ठीक है, जो कि मंगलुरु से लेकर के कुमारी अंतरिम तक ये फैली है 500 किलोमीटर की लंबाई में। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए, कृषि में युग्म पैदावार का आशय खालिस्तान को उगाने से है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। ऑप्शन दे रखा है, एक ही साथ दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल, या फिर कोई भी नहीं। तो आप देखेंगे कि एक फसल वर्ष में विभिन्न मौसम के दौरान एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाती है। याद रखनी है, एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाती है, जबकि एक फसल वर्ष में विभिन्न मौसम के दौरान एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विभिन्न मौसमों पर दो फसल। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सवाल है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है आपको बतानी है। हरी खाद का प्रयोग, या फिर अधिक फसल उगाना, या फिर हरी वनस्पति, या फिर उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन। तो आप देखेंगे उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम है ये हरित क्रांति। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसी बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति के प्रारंभ अब देखेंगे तो 1966-67 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे सफल रही है, क्योंकि उसमें उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती की जाती है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती की जाती है, कौन सी की जाती है। गन्ना, चावल, कपास या फिर गेहूँ। थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। सिंचित क्षेत्र बोला जा रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा, चावल हो जाएगा, धान हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंचाई की जरूरत इसी ही पड़ती है, चावल को पड़ती है। तो भी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिएगा, चावल देश की 3/4 आबादी का प्रमुख भोजन है। चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में अधिक होता है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। संपूर्ण विश्व के 23.71% चावल का उत्पादन भारत में होता है। ध्यान रखना है, पूरे वर्ल्ड में 23.71% चावल का उत्पादन भारत में होता है। अगला सवाल है, भारत में पीली क्रांति का संबंध है, किससे संबंध है। धान के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, फूलों के उत्पादन से, या फिर चाय के उत्पादन से। तो याद रखना है, भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से वर्ष 1986 में मानी जाती है।
वहीं गोल्डन यानी कि सुनहरी क्रांति या फिर गोल्डन जो क्रांति है का संबंध किससे है? तब फलों या फिर शहद के उत्पादन से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं 27। सवाल है, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? मक्का, चना, प्याज या फिर गेहूँ। नकदी फसल। नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें किसानों के द्वारा अपनी आय के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप में बाजारों में बेच दिया जाता है। भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत आप देखेंगे तो गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय, कॉफ़ी, है ना, तथा तिलहनी जो फसल होते हैं जैसे कि सरसों, मूंगफली, अलसी, तो ये सभी को शामिल किया जाता है नकदी फसल में। ठीक है, तो नकदी फसल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जो व्यापारिक फसल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जनरली घर में उपयोग ना करके बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मक्का है, चना है, प्याज है और गेहूँ है। तो इसमें पूछा है नकदी फसल कौन माना जाता है, तो मक्का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी चना, गेहूँ और प्याज आप देखेंगे तो घर में इस्तेमाल करने के लिए रख लिया जाता है। मक्का यहाँ पर देखा जाए तो नकदी फसल के रूप में इसे माना जा सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आपको याद रखना है ना, ये जरूर याद रखिएगा कि नकदी फसलों में कौन कौन आते हैं। जैसे गन्ना है, तंबाकू है, जूट है, कपास है, मक्का है, मेस्टा है, चाय है, कॉफ़ी है ना। और तिलहनी फसलों के अंतर्गत आप देखेंगे तो सरसों, मूंगफली, अलसी, ये सभी फसलें नकदी फसलों के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि सभी व्यापारिक की दृष्टि से इसको उत्पादन किया जाता है ना। गन्ना हो, तंबाकू हो, जूट है, कपास है, मक्का है, तो ये सभी व्यापारिक की दृष्टि से ही इसका उत्पादन किया जाता है और अपने आय को बढ़ाने के लिए इसका खेती लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की, धान की, मसूर की या फिर चना की। तो पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पता है किसका है ये गेहूं की प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, आपको याद रखनी है। पूसा सिंधु गंगा एक गेहूं की प्रजाति है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गेहूं की प्रजाति हैं जो यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि लरमा रोजो 64A, सोनारा 64, राज 3077, कल्याण, सोना, अर्जुन, कुंदन, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा मूल्य, पूसा वत्सला और पूसा किरण है, पूसा गौतमी है। ये सभी देखेंगे तो गेहूं की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इसमें पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाए, तो एक बार थोड़ा सा एक दो बार रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो याद हो जाएगा। याद नहीं होगा लेकिन दिमाग में कम से कम तो रहेगा कि हाँ ये हमने वहाँ पढ़ा था कि ये गेहूं की प्रजाति हैं। जैसे अर्जुन, कुंदन, पूसा बसंत, पूसा बहार, एक बार दिमाग में पढ़ लीजिएगा मन से, तो याद रहेगा कि हाँ इस तरीके से हमने वहाँ पढ़ा था। अगला सवाल है, काटो और जलाओ कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर तात्पर्य क्या है इससे? मिश्रित खेती का, आलू की खेती की विधि को, या फिर स्थानांतरण कृषि खेती का, या फिर वनों उन्मूलन की प्रक्रिया को। तो हम लोग जानते हैं कि काटो और जलाओ कृषि स्लैश एंड बर्न या फिर स्थानांतरित कृषि है ना, ये सभी क्या है? ये सभी स्थानांतरित खेती की प्रकार है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्थानांतरणशील कृषि के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं, फिर भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियाँ इस प्रकार कृषि कार्यों में व्यापक रूप से संलिप्त रहती हैं। स्थानीय स्तर पर इसे झूम खेती के रूप में भी जाना जाता है। वैसे अब देखा जाए तो अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग भारत के राज्यों में भी झूम खेती को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जानते हैं, है ना, उड़ीसा में पामाडावी के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग आप देखेंगे, जैसे उत्तर भारत में है तो उत्तर भारत में हम लोग वहाँ पे झूम खेती के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में नहीं, पूर्वोत्तर में कह सकते हैं, जो 7 सिस्टर है उधर। वहीं पश्चिमी घाट की तरफ हम देखेंगे तो वहाँ पे कुमारी के नाम से जानते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश में तुमने बता ही दिया, ये छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जानते हैं, और मध्य प्रदेश में भी दीपा या बीवर के नाम से वहाँ जानते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसे नाम से जानते हैं।
ठीक है, झारखंड में कुरावा के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी, कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन दे रखा है चाय, कहवा, कॉफ़ी, रबर या फिर गन्ना। पूछा है कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। तो ध्यान रखने पहले तो कि रोपण फसल है क्या। तो याद रखिएगा बागानी या फिर इसी को कहते हैं रोपण। रोपण कहें या फिर बागानी कहें, ये कृषि बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि होती हैं, जिसमें एक बार वृक्षों को बागान लगाने के पश्चात कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे। तो अब देखेंगे चाय भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, कहवा भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, रबड़ का भी वही कहानी है। ये बहुत बड़े क्षेत्रों में ये इसके बागान के रूप में खेती की जाती, कृषि की जाती है और वाणिज्यिक फसल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है गन्ना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आपको याद रखनी है। वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आप देखें तो चाय, कहवा, नारियल, रबड़, कोको, गरम मसाले, केला, ये सभी वाणिज्यिक फसलें हैं, अर्थात ये सभी रोपण फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, याद रखनी है। यहाँ पे चाय, रबड़, कॉफ़ी तो दिया ही हुआ है, आपको याद रखना है एक नारियल। ठीक है, नारियल के अलावा याद रखना है रबड़ तो दिया हुआ है, कोको है, गरम मसाले और एक आपका केला, ये सभी रोपण या फिर बागानी या फिर वाणिज्यिक फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। इसके अलावा इस अध्याय में लगभग 20 प्लस प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है, जिसका हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग पार्ट 2 में से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।